पढ़ते हैं राष्ट्रपति के प्रावधान और उनकी योग्यताएं। तो राष्ट्रपति के प्रावधान एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति के प्रावधान है आर्टिकल 52 से लेकर 62। देखो, रासमनी पप्पू की योग्यता और शर्तें समान है, तो इनमें सभी आर्टिकल आ गए 52 से लेकर 62। रा का मतलब है राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52। से का मतलब है संवैधानिक प्रमुख होगा, आर्टिकल 53। मैं का मतलब है मतदान देने वाले, आर्टिकल 54। नी का मतलब है निर्वाचन प्रक्रिया, आर्टिकल 55। पे का मतलब है पदावधि या कार्यकाल, आर्टिकल 56। पू का मतलब है पुनः निर्वाचन योग्य होगा, आर्टिकल 57। राष्ट्रपति की योग्यता है 58। राष्ट्रपति के लिए शर्तें अनुच्छेद 59। से का मतलब है शपथ, तो राष्ट्रपति की शपथ, आर्टिकल 60। म का मतलब है महाभियोग प्रक्रिया, आर्टिकल 61। और ने का मतलब है जब राष्ट्रपति नहीं होगा तो कार्यवाहक राष्ट्रपति को, आर्टिकल 52। अर्थात देखो आर्टिकल 52 में रा का मतलब है राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति होगा, इसका प्रावधान दे रखा है संविधान के आर्टिकल 52। अब आर्टिकल 53 में से का मतलब है संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख के अर्थात अपने देश का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, इसका प्रावधान दे रखा है आर्टिकल 53। मैं का मतलब है मतदान देने वाले और मतदान देने वाले, आर्टिकल 54। और मतदान देने वाले को बोलते हैं निर्वाचन मंडल, मतदान देने वाले और मतदान देने वाले को बोलते हैं निर्वाचन मंडल। तो एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल है, या राष्ट्रपति को मतदान देने वाले सदस्य कौन कौन होते हैं। इन सभी का प्रावधान दे रखा है संविधान के आर्टिकल 54। 55 में नी का मतलब है निर्वाचन प्रक्रिया, तो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो आर्टिकल 55। 56 में दे रखा है पे का मतलब है पदावधि या कार्यकाल, पदावधि या कार्यकाल, तो राष्ट्रपति के कार्यकाल या पदावधि दे रखी है 56। 57 में दे रखा है पू का मतलब है पुनः निर्वाचन योग्य होगा, अर्थात एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद में कितनी ही निर्वाचन योग्य होगा, कितनी ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। इस संदर्भ में राष्ट्रपति यानी संविधान मौन है, यानी अपने देश में ऐसा कोई सिस्टम नहीं कि राष्ट्रपति एक बार बने या 2 बार बने या 3 बार, कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। 58 में दे रखी है राष्ट्रपति की योग्यता। राष्ट्रपति की योग्यता है जैसे भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया को शीतलो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष प्राप्त कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और ये सभी योग्यताएं आर्टिकल 58 में दे रखी है। और 59 में दे रखी है राष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए जो शर्तें, और शर्तों में प्रस्तावक और अनुमोदक 50-50। शर्तों में जैसे प्रस्तावक व अनुमोदक, और अनुमोदक दे रखे ये 50:50 तथा इन्हीं शर्तों में जमानत राशि और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों की जमानत राशि 15,000 रुपये दे रखी है। और 60 में दे रखी है राष्ट्रपति को शपथ, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, और इस शपथ का प्रावधान दे रखा है भारतीय संविधान आर्टिकल 60 में। आर्टिकल 61 में दे रखी है राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया, अर्थात राष्ट्रपति को पद पर रहते हुए महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। और ये महाभियोग प्रक्रिया संसद में, यानी ये प्रस्ताव संसद में लाया जाता है। और आर्टिकल 62, और जब राष्ट्रपति नहीं होगा, राष्ट्रपति नहीं होगा तो कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। अर्थात राष्ट्रपति के प्रावधान आर्टिकल 52 से 62। एक बार और समझना इन्हें। रा का मतलब है राष्ट्रपति होगा 52, संवैधानिक प्रमुख 53, मतदान देने वाले 54, निर्वाचन प्रक्रिया 55, पदावधि या कार्यकाल 56, पुनः निर्वाचन योग्य होगा 57, राष्ट्रपति की योग्यताएं 58, शर्तें 59, राष्ट्रपति की शपथ 60, महाभियोग प्रक्रिया 61, और जब राष्ट्रपति नहीं होगा तो कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा आर्टिकल 62। अब पढ़ते हैं राष्ट्रपति की योग्यताएं। देखो, राष्ट्रपति की योग्यताओं में पहली योग्यता है भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है
पागल या दिवालिया घोषित न हो, पागल या दिवालिया घोषित न हो। तीसरी योग्यता है लाभकारी पद पर कार्यरत न हो। देखो यहाँ से एक बहुत अच्छा प्रश्न आता है, लाभकारी पद पर कार्यरत न हो। कोई भी व्यक्ति, जैसे ऐसा इस कंडीशन एक बार हुई थी 1969 में, जब वी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत थे और तब उन्होंने लाभकारी पद पर कार्यरत न हो, अर्थात कोई भी संवैधानिक पद पर व्यक्ति कार्यरत न हो। लेकिन ऐसी कंडीशन एक बार 1969 में हुई थी, उसमें वी गिरी भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। तब इन्होंने देखा कि क्यों ना मैं ही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लूं, और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने कार्यवाहक पद से त्यागपत्र दिया और त्यागपत्र देने के बाद में इन्होंने चुनाव जीता था। अर्थात पहली कंडीशन ये दर की लाभकारी पद पर कार्यरत न हो। इसके बाद में चौथी योग्यता राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु, और जो न्यूनतम आयु का प्रावधान दे रखा है 35 वर्ष, लेकिन अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है अधिकतम आयु। तो राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं। तो कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु, तो ये याद रखना 35 वर्ष नहीं, अधिकतम कोई सीमा नहीं, ये न्यूनतम आयु का प्रावधान दे रखा है 35 वर्ष। और पांचवी योग्यता है लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, अर्थात भारत के किसी भी लोकसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम अंकित होना चाहिए, न कि लोकसभा का सदस्य हो। अर्थात समझना, लोकसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम अंकित हो। तो देखो यहाँ से एक प्रश्न आता है, निम्न में से राष्ट्रपति की योग्यता नहीं है। जैसे पहला ऑप्शन दे दिया भारत का नागरिक हो, ए ऑप्शन। बी दे दिया लाभकारी पद पर कार्यरत न हो, सी में दे दिया न्यूनतम आयु 35 वर्ष प्राप्त कर चुका हो, और डी में दे दिया लोकसभा का सदस्य हो। तो निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? लोकसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम अंकित होता है। तो ये राष्ट्रपति बनने के लिए 5 योग्यता है। पहले राष्ट्रपति की योग्यता, और अब दूसरा पॉइंट है राष्ट्रपति को शपथ। देखो राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बोल दो या चीफ जस्टिस शपथ दिलाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस, और यदि ऑप्शन में नहीं आता है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश, क्योंकि वरिष्ठतम न्यायाधीश ही मुख्य न्यायाधीश बनता है। वरिष्ठतम न्यायाधीश यही राष्ट्रपति को पद के रूप में 2 प्रकार से शपथ दिलाता है, एक तो पद के रूप में और दूसरी गोपनीयता। अर्थात राष्ट्रपति को शपथ कितने प्रकार से दिलवाई जाती है? 2 प्रकार से, एक तो पद के रूप में और दूसरी शपथ है गोपनीयता की शपथ। अर्थात इन अधिकारियों को, जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, उनको शपथ 2 रूप से दिलाई जाती है, पहली पद के रूप में, दूसरी गोपनीयता के रूप में शपथ दिलाई जाती है। अब राष्ट्रपति के कार्यकाल, देखो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष। पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक। देखो ऑप्शन में कई बार आता है 5 वर्ष, 6 वर्ष या पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक। तो राष्ट्रपति जिस समय या जिस दिन, जिस तारीख को पद ग्रहण करता है, उस तिथि से लेकर 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। अब यहाँ से एक प्रश्न आता है, यदि राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए तो नेक्स्ट जो अगला राष्ट्रपति होगा उसका कार्यकाल होगा न कि शेष अवधि के लिए, बल्कि पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक उसका कार्यकाल होगा। कार्यकाल के बाद में अगला पॉइंट है त्यागपत्र। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है।
अब मान लीजिए उसमें उपराष्ट्रपति का पद खाली है, तो ये अपना त्यागपत्र किसको सौंपेगा? तो राष्ट्रपति उसमें यानी ऐसी कंडीशन में अपना त्यागपत्र सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अर्थात मुख्य न्यायाधीश को सौंपता है। और ऐसी कंडीशन अपने देश में केवल एक बार हुई थी 1969 में, जब देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। तब इन्होंने, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद उस समय खाली था, ये उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। और कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है अधिकतम 6 माह। तब इन्होंने देखा यार क्यों न मैं ही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लूं। तब इन्होंने अपना त्यागपत्र सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और उसमें मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्ला, इनको सौंपा था। अर्थात उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तब अपना आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश को सौंपता है। देखो अगला पॉइंट है पद से हटाना। राष्ट्रपति यदि पद पर रहते हुए संविधान पर अतिक्रमण करता है, यह संविधान का उल्लंघन करता है, तो उसको पद से महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रक्रिया, और यह महाभियोग प्रक्रिया का जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 61 इसमें प्रावधान दे रखा है। अब राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव जो महाभियोग प्रक्रिया है वो संसद के किसी भी सदन में लाई जा सकती है। संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अर्थात महाभियोग प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया को हम सविस्तार से समझते हैं। राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया, देखो राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया या महाभियोग प्रस्ताव के संदर्भ में भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 61, इसके तहत महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति की विरुद्ध लाई जा सकती है। एक राष्ट्रपति पद पर रहते हुए यदि संविधान पर अतिक्रमण करे, संविधान पर अतिक्रमण, तब उसके विरुद्ध हटाने का प्रस्ताव यानी महाभियोग प्रक्रिया लाई जा सकती है। एक राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचित करना आवश्यक है, और जिसके लिए संसद के 100 सदस्यों के लिखित हस्ताक्षर आवश्यक है। दूसरा, यही महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अर्थात समझना, जैसे भारतीय संसद और संसद के 2 सदन है, पहला है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। मान लीजिए राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में ला रहे हैं, तो राज्यसभा में लाने के बाद में इसमें 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत सदस्यों का आवश्यक है। इसके बाद में दूसरे यानी लोकसभा, दूसरे सदन का अनुमोदन आवश्यक है। यदि राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले लोकसभा में ला रहे हैं तो इसमें भी वही कंडीशन है, 2/3 बहुमत और दूसरे सदन का अनुमोदन आवश्यक है। और इसके आधार पर राष्ट्रपति को पद पर रहते हुए पद से हटाया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति के विरुद्ध एक बार भी महाभियोग प्रस्ताव संसद में नहीं लाया गया। लेकिन 2016 SSC एग्जाम और 2018 के RS जो प्री एग्जाम उसमें प्रश्न पूछा जा चुका है कि राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव संसद के कौन से सदन में लाया जा सकता है। तब अपना आंसर था किसी भी सदन में, दूसरे ऑप्शन में था लोकसभा और तीसरा था राज्यसभा और चौथा कोई भी सदन नहीं। अर्थात तो अपना आंसर होगा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, यानी राष्ट्रपति को मतदान देने वाले सदस्य कौन कौन होते हैं। तो इसको समझना ध्यान से, देखो संसद बोल दो यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा, या ऑप्शन में लिखा हुआ सकता है इनकी दोनों की जगह संसद, लोकसभा राज्यसभा प्लस राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को मतदान करते हैं या निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। लेकिन यहाँ पर विधानसभा का यदि हम जिक्र करते हैं तो विधानसभा 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक है दिल्ली और दूसरा है पुडुचेरी या पांडिचेरी, इनके विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति की मतदान प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल या निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने वाले सदस्य लोकसभा,
राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में भाग कौन कौन से सदस्य नहीं लेते हैं निर्वाचन प्रक्रिया में। तब देखो ऑप्शन में एक लिखा हुआ है लोकसभा प्लस राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। दूसरा दे दिया बी में, देखो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में कौन से सदस्य भाग नहीं लेते हैं। जैसे ऑप्शन में आ गया लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, बी में आ गया लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सी में दे दिया विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और डी में दे दिया कोई नहीं। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। एक तो प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न यदि वो किसी प्रकार यदि चेंज करके पूछे तो समझना ध्यान से। एक तो ये राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने वाले सदस्य होते हैं वो जैसे संसद, और संसद में लोकसभा और राज्यसभा इसके दो सदन, इसमें दो प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं। एक तो निर्वाचित सदस्य एक भाग लेते हैं मनोनीत सदस्य। इसी संसद को राज्यों में हम विधानमंडल के नाम से जानते हैं और इस विधानमंडल के दो सदस्य, ये दो सदन है, एक तो विधानसभा और दूसरा है विधान परिषद। इसमें भी दो प्रकार के सदस्य होते हैं, एक तो निर्वाचित सदस्य और दूसरे सदस्य होते हैं मनोनीत सदस्य। अब यहाँ राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने वाले सदस्य तो लोकसभा राज्यसभा और विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो भाग कौन नहीं लेते हैं? एक तो संसद के मनोनीत सदस्य, एक विधानमंडल के मनोनीत सदस्य इसकी निर्वाचन प्रक्रिया में, और विधान परिषद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अब देखो ये पर ऑप्शन में जैसे एग्जाम्पल में राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में कौन से सदस्य भाग नहीं लेते हैं, तो ऑप्शन ए में दे दिया विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी भाग लेते हैं। बी में दे दिया विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, तो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य या कुल सदस्य जो निर्वाचन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तीसरा सी दे दिया लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अर्थात अपना आंसर होगा विधान परिषद के सदस्य, या लिखा होगा विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, ये राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन अलग ही प्रकार से पूछा जा सकता है, जैसे राष्ट्रपति के संदर्भ में एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में कौन से सदस्य भाग लेते हैं और निर्वाचन प्रक्रिया में वो सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो इन दोनों को एक बार दोबारा समझना। राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेने वाले सदस्य होते हैं लोकसभा प्लस राज्यसभा, या बोल दीजिए आप संसद के सदस्य का मतलब यहाँ पर निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं। जबकि निर्वाचन प्रक्रिया में लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अब यहाँ से एक बहुत बढ़िया प्रश्न आता है कि वे कौन से सदस्य हैं जो राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं लेकिन निर्वाचन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, और वो सदस्य, तो यहाँ पर देखो समझना, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य, इसका मतलब इसमें दो प्रकार के सदस्य आते हैं, एक तो निर्वाचित और दूसरा प्रकार का सदस्य होता है इसमें मनोनीत। अर्थात संसद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ये अपना आंसर होगा। दूसरा, इसी प्रश्न को यदि हम चेंज करते हैं कि वे कौन से सदस्य हैं जो निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं, तो समझना ध्यान से। निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं इधर लोकसभा राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इधर देखो लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ पर विधानसभा कोई ऑप्शन में नहीं दे रखा है, अर्थात विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं, दोनों का ध्यान रखना है। अगला पार्ट है राष्ट्रपति की शर्तें। देखो राष्ट्रपति की शर्तें दो प्रकार की है, पहली है प्रस्तावक और अनुमोदक, प्रस्तावक प्लस अनुमोदक।
तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या वर्तमान में 50:50, लेकिन 1998 के पहले इनकी संख्या थी 20:20। यदि ऐसा पूछा जाए कि प्रारंभ में राष्ट्रपति के लिए शर्तें प्रस्तावक और अनुमोदक थे, तब प्रारंभ में 20:20, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या है 50:50। और दूसरी शर्तें इनके लिए चुनाव के लिए जो जमानत राशि और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए जमानत राशि है 15,000 रुपये। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रश्न है, राष्ट्रपति फॉर्म दाखिल करते समय जमानत राशि यानी ये जमा करवाता है वो किस फंड के नाम से? तो ये जमानत राशि वो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जमा कराता है। दूसरी एक अलग क्वेश्चन आती है कि राष्ट्रपति अपना फॉर्म दाखिल करता है, तो फॉर्म दाखिल किसके सामने अपना फॉर्म दाखिल करता है, किसके सामने अपना नामांकन भरता है? तब आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष के सामने अपना नामांकन फॉर्म भरता है। देखो दोस्तों, ये आपसे बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि राष्ट्रपति अपना नामांकन दाखिल किसके समकक्ष करता है? तब आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। और राष्ट्रपति अपनी जमानत राशि किसके नाम से भरता है? तब RBI फंड के नाम से जमानत राशि भरता है। अब यहाँ पर एक कंडीशन है, कोई भी व्यक्ति यदि राष्ट्रपति के चुनाव जीते या हारे, लेकिन एक कंडीशन है, यदि कुल डाले गए सही मतों में से 1/6 भाग मत किसी उम्मीदवार को नहीं प्राप्त होते हैं तो जमानत राशि जब्त हो जाती है, चाहे वो चुनाव जीते या हारे। लेकिन ये कंडीशन है कि 1/6 भाग मतों का कोटा हासिल करना आवश्यक है, अन्यथा जमानत राशि जब्त हो जाती है। अब अगला पार्ट है राष्ट्रपति का वेतन। राष्ट्रपति का वेतन वर्तमान में 5 लाख रुपए मासिक, 5 लाख रुपए मासिक, और वो भी संसद की संचित निधि से मिलता है। और संचित निधि से जिन अधिकारियों को वेतन मिलता है वो आयकर रहित होता है, अर्थात राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। दूसरा, राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो वेतन संविधान की कौन सी अनुसूची के तहत? तो संविधान की सेकंड अनुसूची के तहत राष्ट्रपति को वेतन संसद की संचित निधि से मिलता है। तो यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न है कि राष्ट्रपति को वेतन मिलता है, तो या तो ऑप्शन में लिखा होगा संसद की संचित निधि से, या लिखा होगा संविधान की दूसरी अनुसूची के तहत वेतन मिलता है। अब अगला पार्ट है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। देखो, अधिकतर राजस्थान की एग्जामों में क्वेश्चन आ चुका है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया है। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली के तहत अप्रत्यक्ष रूप से, यहां समझना ध्यान से, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी और एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं कि एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली का मतलब है जैसे राष्ट्रपति का उम्मीदवार यानी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 4 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, एक व्यक्ति 4 वोट डालेगा और चारों का जो मूल्य है वो अलग अलग होगा, इसके आधार पर इनकी काउंटिंग की जाती है। और दूसरा, मत प्रणाली के तहत अप्रत्यक्ष का मतलब जिनके चुनाव में जनता ने भाग नहीं लिया हो वो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष, यानी जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों ने इनके चुनाव में भाग लिया हो तब कहलाते हैं हमारे लिए चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव। जबकि हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि इनको वोट डालते हैं उनके लिए होता है प्रत्यक्ष चुनाव। लेकिन यहाँ पर जनता से संबंधित है तो यहाँ पर क्या लिखा होगा? अप्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष की कई बार यहाँ पर अप्रत्यक्ष न देकर वो लिख देता है परोक्ष रूप से। देखो, दोनों का अर्थ एक ही है। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया है, या लिखेगा वो एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली के अप्रत्यक्ष रूप से, और यह लिखेगा वो परोक्ष रूप से। अब देखो, अगला पार्ट है राष्ट्रपति का निवास स्थान। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति के निवास स्थान। देखो, निवास स्थान के संदर्भ में सबसे पहले राष्ट्रपति का जो भवन है वो कब बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया और वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रपति के निवास स्थान के संदर्भ में देखो, 1911 से 1927 के मध्य एडविन
लुटविन के द्वारा दिल्ली में स्थित रायसीना की पहाड़ी पर निर्मित भवन है, राष्ट्रपति का निवास स्थान है। इस राष्ट्रपति भवन का उद्घाटन करने वाले जो पहले व्यक्ति थे उनका नाम था लॉर्ड इरविन। अर्थात राष्ट्रपति भवन में रहने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे उनका नाम था लॉर्ड इरविन। अब वर्तमान में राष्ट्रपति का निवास स्थान है, ऑप्शन में ये आता है। तो वर्तमान में राष्ट्रपति का निवास स्थान 3 जगह है। कितनी जगह? 3। पहला दिल्ली, दूसरा हैदराबाद और तीसरा निवास स्थान है शिमला। अर्थात वर्तमान में राष्ट्रपति के निवास स्थान 3 जगह, दिल्ली, हैदराबाद और शिमला। अब समय के अनुसार यदि पूछता है कि राष्ट्रपति का निवास स्थान ग्रीष्मकालीन पूछ सकता है या शीतकालीन निवास स्थान, तो देखो राष्ट्रपति का जो शीतकालीन निवास स्थान है और शीतकालीन है हैदराबाद। शीतकालीन राष्ट्रपति का ग्रीष्मकालीन जो निवास स्थान है शिमला, ग्रीष्मकालीन। और राष्ट्रपति का जो निवास स्थान मानसूनकालीन और मानसूनकालीन जो निवास स्थान है वो दिल्ली। अर्थात वर्तमान में राष्ट्रपति के निवास स्थान 3 जगह, दिल्ली, हैदराबाद और शिमला। लेकिन यदि राष्ट्रपति भवन का नाम दिया है तो इसका निर्माण करवाया था 1911 से 27 के मध्य, और अंग्रेज इंजीनियर था, उसका नाम था एडविन लुटविन। और ये राष्ट्रपति भवन का निर्माण दिल्ली में स्थित अरावली की पहाड़ियों का जो अंतिम छोर है यानी रायसीना की पहाड़ी पर निर्मित भवन वो राष्ट्रपति का निवास स्थान है। और इसमें रहने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे लॉर्ड इरविन। अर्थात राष्ट्रपति भवन का उद्घाटन करने वाले व्यक्ति कौन थे? लॉर्ड इरविन। अब देखो यहाँ से 2 प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। एक तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक तो शिलान्यास और एक क्वेश्चन आता है उद्घाटन। राष्ट्रपति भवन का शिलान्यास करने वाले व्यक्ति कौन थे या राष्ट्रपति भवन का उद्घाटन करने वाले व्यक्ति कौन थे? क्योंकि इस समय यदि हम बात करें तो राष्ट्रपति भवन का उद्घाटन यानी 1927 में भारत के जो वायसराय थे और लॉर्ड इरविन। लेकिन इस समय 1911 में जब राष्ट्रपति भवन का नींव रखी गई उस समय भारत के जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड हॉर्डिंग्स। इनके द्वारा राष्ट्रपति भवन का शिलान्यास किया गया और जबकि उद्घाटन